हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में जो है अपन ट्रांसलेशन का इनिशिएशन पढ़ रहे थे। यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन का इनिशिएशन अपन ने स्टार्ट किया था और वहाँ पर हमने देखे थे कई सारे फैक्टर्स जो काम में आ रहे थे, जैसे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 1A, 2, 2B, 3, 4 में भी जैसे A, B, E, G, F, ये सारे के सारे जो है यहाँ पे काम में आ रहे थे। इसके अलावा एक था EIF 5। ठीक है, तो ये इतने सारे इनिशिएशन फैक्टर्स जो है जब हम यूकैरियोटिक इनिशिएशन करवा रहे थे उसके अंदर काम में आ रहे थे। इसके बाद अपन इनिशिएशन की प्रोसेस को अब अगर देखना चाहें अपन, तो इनिशिएशन की प्रोसेस जो होती है वहाँ पे 4 स्टेप्स में होती है ये कंप्लीट। 4 स्टेप्स में इनिशिएशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। 4 स्टेप्स क्या क्या? 4 स्टेप्स initiation of translation, in eukaryotes is completed in 4 steps। 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। 4 स्टेप्स कौन कौन से? सबसे पहला स्टेप तो क्या है? सबसे पहला स्टेप है अपना कि जैसे mRNA जो है उसके ऊपर जा करके कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स जाके अटैच हो जाएंगे 5 प्राइम कैप पर। 5 प्राइम कैप पर जा करके, एक मिनट रुको, यानी binding of initiation factors to the 5 prime cap of mRNA। mRNA की जो 5 प्राइम कैप है उसके ऊपर जा करके इनिशिएशन फैक्टर्स का बाइंड होना। सबसे पहले स्टेप तो ये हो गई। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो स्मॉल सब यूनिट है उसके ऊपर जा करके जो इनिशिएशन फैक्टर्स है उनकी बाइंडिंग होना अलग से। यहाँ पर वैसा नहीं है जैसे प्रोकैरियोट्स में होता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि mRNA के ऊपर ही जा करके स्मॉल सब यूनिट बाइंड हो जाती है, उसके साथ में इनिशिएशन फैक्टर्स बाइंड हो जाते हैं। बट यहाँ पर अलग टाइप से इनिशिएशन चल रहा होता है। यहाँ पर कैसे चल रहा होता है? यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे सबसे पहले mRNA जो है उसके ऊपर जाके अलग इनिशिएशन फैक्टर्स बाइंड होंगे और जो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है उसके ऊपर जाकर के अलग इनिशिएशन फैक्टर्स बाइंड होंगे। तो बाइंडिंग ऑफ इनिशिएशन फैक्टर्स to the small subunit of राइबोसोम। जो राइबोसोम है अपना, उस राइबोसोम के ऊपर जो स्मॉल सब यूनिट है उस स्मॉल सब यूनिट पर जा करके क्या होना, इनिशिएशन फैक्टर्स की बाइंडिंग होना। ठीक है, सेकंड हो गया। उसके बाद थर्ड, बाइंडिंग ऑफ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम to the mRNA with initiation factors। इनिशिएशन फैक्टर्स जो राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट के ऊपर पहले से ही इनिशिएशन फैक्टर्स बाइंड है, वो इनिशिएशन फैक्टर्स जो है उन्हीं के साथ में जाकर के क्या हो जाएगी, ये अपनी राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट mRNA के ऊपर जाके बाइंड हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होता है, फोर्थ स्टेप,
फोर्थ स्टेप के अंदर जो है लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम binds with mRNA and small subunit. mRNA एंड स्मॉल सब यूनिट, ये जो है पूरी की पूरी प्रोसेस यहाँ पर इस प्रकार से हो रही होती है। इस प्रकार से होने के बाद यहाँ पर जब हम देखना चाहें कि पूरी प्रोसेस कैसे हो रही है, तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, यूकेरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो जैसे यूकेरियोटिक इनिशिएशन की अपन बात करें तो सबसे पहले देखो 40S सब यूनिट जो है स्मॉल सब यूनिट है अपनी, ठीक है। स्मॉल सब यूनिट के ऊपर सबसे पहले 3 इनिशिएशन फैक्टर्स आते हैं और बाइंड हो जाते हैं। 3 इनिशिएशन फैक्टर कौन कौन से, फर्स्ट है यूकेरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, यूकेरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट ए एंड यूकेरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर थर्ड। ये 3 जो इनिशिएशन फैक्टर है सबसे पहले आकर के यहाँ पे बाइंड होते हैं। ये कर क्या रहे होते हैं, तो इनकी जो बाइंडिंग होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। जैसे ये अपनी हो गई स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। स्मॉल सब यूनिट के ऊपर ये ई साइट, ये पी साइट और ये ई साइट, ईपीए साइट है, ठीक है। ईपीए साइट के ऊपर जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ई के ऊपर तो बाइंड हो रहा था अपना IF3, ए के ऊपर बाइंड हो रहा था अपना IF1, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है, IF3 की जगह पे EIF1A एंड इसके ऊपर EIF1A के साथ में कौन बन जाता है, यहाँ पे ये तो बन गया EIF1A एंड EIF3। इस तरह से ये बाइंड हो जाते हैं ई साइट के ऊपर, ठीक है। और ये जो ए साइट है अपनी, इस ए साइट के ऊपर बाइंड हो जाता है कौन, EIF1। EIF1 जो है ये तो काम करेगा किसकी तरह, EIF1 जो है वो तो किसकी तरह काम करेगा, EIF1 की तरह, और सॉरी IF1 की तरह, और EIF1A जो है ये काम करेगा IF3 की तरह, ठीक है। और यहाँ पर ई साइड को पकड़ के बैठ जाएगा। अब ये ई साइड पर पकड़ करके बैठ जाता है तो ये क्या कर रहा होता है, ये ना जो EIF1A और EIF3 है ये तो दोनों के दोनों बाइंडिंग को प्रिवेंट करते हैं स्मॉल सब यूनिट की लार्ज सब यूनिट के साथ में। जो स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट आपस में बाइंड होने के लिए तैयार बैठी है, इनको बाइंड होने से रोकने का काम कौन करेगा, EIF1A एंड EIF3, ठीक है। और जो ए साइट के ऊपर जो है सबसे पहले आके tRNA बाइंड होता है। tRNA सबसे पहले आएगा तो वहाँ कहाँ बाइंड होगा, ए साइट के ऊपर। बट ए साइट के ऊपर हमें क्या है कि स्टार्ट कोडोन वाला जो एंटीकोडोन tRNA है वो उसको अपन यहाँ पे बाइंड नहीं कराना है अपने को उसको बाइंड कराना है सीधा पी साइट के ऊपर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए साइट के ऊपर जो है इनिशिएशन फैक्टर जो है 1 उसको बैठा देते हैं जिससे यहाँ पर ये बाइंड ना हो। अब जो अपना tRNA आएगा स्टार्ट कोडोन वाला, वो tRNA सीधा किससे बाइंड होगा, पी साइट के ऊपर आकर के बाइंड हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखने लायक है कि वहाँ पर जब हम देख रहे थे प्रोकैरियोट्स में, तो वहाँ पर जो स्टार्ट कोडोन वाला इनिशिएटर tRNA है उसके साथ में बाइंड हुआ था N-formyl मेथियोनिन tRNA। इसको अपन क्या बोल रहे थे, N-formyl मेथियोनिन tRNA। मिथियोनिन tRNA इसको अपन बोल रहे थे क्योंकि उसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ था, tRNA के ऊपर N-formyl मेथियोनिन जुड़ा हुआ था। बट जब हम यहाँ पर यूकेरियोट्स की बात करते हैं ना, तो यूकेरियोट्स में N-formyl मेथियोनिन नहीं होता, इसके अंदर क्या होता है, मिथियोनिन tRNA ही होता है। मिथियोनिन tRNA ही यहाँ पर आकर बाइंड होता है।
अब इसको क्या क्या बोलेंगे अपन, वहाँ पर लिख रहे थे अपन फॉर्मिल मेट tRNA, यहाँ क्या लिखेंगे ओनली मेट tRNA। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन ओनली मेट tRNA, क्योंकि यहाँ पर क्या है ओनली मेथियोनिन जो है वो ऐड है, यहाँ पर फॉर्मुलाइजेशन इसका नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई भी फॉर्मुल ग्रुप ऐड नहीं कराया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो चलो ये हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं, ये तो बाइंडिंग हो गई किसकी, अपने फर्स्ट वाले 3 इनिशिएशन फैक्टर्स को ले जाकर आपने बाइंड करा दिया अपन ने स्मॉल सब यूनिट के ऊपर। उसके बाद EIF5 जो है आता है और ये लेके आता है tRNA को जो मेथियोनिन के साथ जुड़ा हुआ है उसको, सॉरी EIF5 और EIF2 दोनों आते हैं, EIF5 और EIF2। EIF2 जो है ये एक GTP बाइंडिंग प्रोटीन है, GTP के साथ बंधा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये GTP को काम में लेता है tRNA को यहाँ पर पकड़ के लाने के लिए। इसके साथ में इसकी मदद करता है कौन, EIF5। ठीक है, ये दोनों के दोनों लेकर के आ गए इसको यहाँ पर लाने के बाद जो है इसको स्मॉल सब यूनिट के ऊपर बैठा दिया जाता है। ये एक बन गया अपना पहला वाला कॉम्प्लेक्स, पहले तो बन गया ये वाला कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जो अपना mRNA है, mRNA के ऊपर अलग से एक इनिशिएशन फैक्टर्स का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है सेट हो जाता है, ताकि उसको मतलब सर्कुलर फॉर्म में लाया जा सके। सर्कुलर फॉर्म में क्यों लाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में आ जाए, फिर उसको अपन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में ले सकते हैं, डिग्रेडेशन से उसको बचा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो एक प्रोटीन आती है वो है अपनी EIF4E। ये EIF4E जो है EIF4E जो है इसको अपन कैप बाइंडिंग प्रोटीन भी बोल देते हैं, कैप बाइंडिंग प्रोटीन भी बोल देते हैं, क्योंकि ये जो है 5 प्राइम कैप रीजन के ऊपर जाकर के बाइंड हो जाती है। 5 प्राइम कैप रीजन में बाइंड होगी और 5 प्राइम कैप रीजन में जाकर के बाइंड होने के बाद उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करवाती है। ठीक है, आगे वाले जो जितने भी इनिशिएशन फैक्टर्स आएंगे उन सब को रिक्रूट करवाने का काम भी कौन करेगी, ये पहले ये जाकर के बाइंड होगी, तभी जाके आगे वाले जो अदर फैक्टर है वो भी जाके वहाँ पर बाइंड हो पाएंगे। अगर ये बाइंड नहीं होती है ना तो आगे वाले फैक्टर भी यहाँ पर बाइंड नहीं होते। तो उन सब की बाइंडिंग को रिक्रूट करवाने का काम कौन करेगी, कैप बाइंडिंग प्रोटीन, या अपना जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E है ये क्या करेगा, इन सब को रिक्रूट करवाने का काम करता है। ये जैसे ही बाइंड हुआ, इसके बाइंडिंग के बाद एक दूसरा वाला इनिशिएशन फैक्टर आता है जिसको अपन बोलते हैं EIF4G। ये EIF4G जो है वो mRNA के 5 प्राइम कैप पे जुड़ी हुई EIF4E के साथ इंटरेक्शन करता है, जैसा कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है 4E के साथ में भी इंटरेक्शन करता है। इसके साथ में ये दूसरी तरफ जो 3 प्राइम एंड है उस 3 प्राइम एंड पर बाइंडेड एक प्रोटीन होती है पोली ए बाइंडिंग प्रोटीन, पोली ए बाइंडिंग प्रोटीन PABP। पोली ए बाइंडिंग प्रोटीन। इस पोली ए बाइंडिंग प्रोटीन जो है इसके साथ में भी ये इंटरेक्शन करता है, मतलब दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा, EIF4G। 5 प्राइम एंड पर जुड़ी हुई जो इनिशिएशन फैक्टर है, जुड़ा हुआ जो इनिशिएशन फैक्टर है EIF4E, उसको और पोली ए बाइंडिंग प्रोटीन के साथ में तो इंटरेक्शन में रहता ही है, उसके साथ के साथ में इसका कुछ इंटरेक्शन सीधा DNA के साथ में भी रहता है, सीधा DNA के साथ में भी ये जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये ऐसे करके क्या कर रहा है, इस पूरे के पूरे mRNA को एक सर्कुलर फॉर्म में लाने के
हेल्प करता है, लाने में हेल्प कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक अलग से फिर फैक्टर आता है कौन, EIF4A। EIF4A जो है ये बाइंडेड रहता है सीधा mRNA के जो 5 प्राइम कैप वाला रीजन होता है उसके थोड़ा साइड में, यहाँ पर आकर के बाइंड होता है EIF4A। ठीक है, EIF4A जब यहाँ बाइंड हो जाता है उसके बाद यहाँ पर एक अलग से एक और प्रोटीन आती है जिसको अपन बोलते हैं EIF4B। EIF4B जो है वो आएगा और आकर के बाइंड होता है इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ। इस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड हो करके ये एक इनएक्टिव प्रोटीन होती है EIF4A। EIF4A जो है अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, इसके पास में अपनी हेलिकेज प्रॉपर्टी होती है, ये अभी तक ये शो नहीं कर रही होती है। ठीक है, बट जैसे ही EIF4B यहाँ पर आके बाइंड होता है ये अपनी हेलिकेज एक्टिविटी शो करने लगता है। अब ये हेलिकेज एक्टिविटी यहाँ पर क्या काम की, अगर ये DNA होता तो वहाँ पर तो अपन H बॉन्ड ब्रेक करवा सकते थे, बट यहाँ पर क्या काम की, तो कभी कभी ना ऐसा देखने को मिलता है कि जो mRNA होता है उसके अंदर कुछ सेकेंडरी लूप्स बन जाते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाती है, हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती है। अभी इन हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर्स को भी तो हटाना होता है, क्योंकि अगर इनको नहीं हटाया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है इसका ट्रांसलेशन ही नहीं हो पाएगा, इसको रीड ही नहीं किया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, पूरा का पूरा mRNA यहाँ पे ट्रांसलेट कराना होता है। इसलिए इन वाली जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती है हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको रिमूव करवाने के लिए यहाँ पर EIF4A जो है उसको यहाँ पर एक्टिवेट करवाया जाता है। EIF4A जैसे ही एक्टिवेट होता है EIF4A जैसे ही एक्टिवेट होता है ये क्या करेगा, इसकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनी हुई होगी इसके अंदर जो भी हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई होगी उनको करवा देगा रिमूव, इनको रिमूव करवा देगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्या हुआ, जैसे यहाँ पर अपन बात करें यूकेरियोटिक जो राइबोसोम है उसकी बात करें ना, इसके अंदर दो सब यूनिट होती है, एक तो स्मॉल सब यूनिट, एक लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट है वो है अपनी 60S और स्मॉल सब यूनिट है अपनी 40S। ये 40S सब यूनिट है ना, इसके साथ में जब इनिशिएशन फैक्टर्स और tRNA यहाँ पर आके बाइंड हो जाता है तो ये 40S नहीं रह जाती, ये कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, 40S प्लस tRNA प्लस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स या इनिशिएशन फैक्टर्स। देन ये कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, 43S सब यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, 43S सब यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, 43S के अंदर कन्वर्ट होने के बाद जैसे ये 43S में कन्वर्ट होती है ये आगे जो है रिक्रूटमेंट हो जाता है इसका कि अब ये जाके किससे बाइंड हो सकती है, mRNA के साथ बाइंड हो सकती है। तो mRNA के साथ बाइंड होने के लिए यहाँ पर जो है इसकी जो EIF4G है, यहाँ पर देखो जैसे देखने वाला एक बात क्या है, यहाँ पर देखने वाला एक बात यह है कि जैसे ये अपनी स्मॉल सब यूनिट है, इसी स्मॉल सब यूनिट के साथ ये जो EIF3 है, ये EIF3 बहुत बड़ी प्रोटीन होती है। इसकी अगर अपन स्ट्रक्चर बनाना चाहें, एक और समझने लायक बात देख लेते हैं अपन, उसके बाद अपन देखते हैं। जैसे अपन स्मॉल सब यूनिट को बात करते हैं, स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है, इसके ऊपर E, P और A, ये तीन सब यूनिट हो, तीन साइट्स होती है। ठीक है, इसके साथ में जो ये सारे के सारे इनिशिएशन फैक्टर्स बाइंड है ना, इनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो यहाँ पर आके बाइंड हो रखा है, एक मिनट, जो यहाँ पर आके बाइंड हो रखा है वो कौन है, वो अपनी EIF3। ये इतना बड़े प्रोटीन होती है कौन, EIF3। ये EIF3 जो है एक स्कैफोल्ड प्रोटीन की तरह काम करती है। स्कैफोल्ड क्या होता है, स्कैफोल्ड प्रोटीन वो प्रोटीन जो जितने भी अदर फैक्टर्स चाहिए होते हैं उन सब को काम करने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करती है, मतलब उनको सबको पकड़ करके रखेगी
ताकि वो आसानी से उस साइट के ऊपर इंटरेक्शन कर सके। तो ये EIF3 जो है वो जितने भी इनिशिएशन फैक्टर्स आगे आएंगे इन सबको पकड़ के रखने के लिए एक स्कैफोल्ड प्रोटीन की तरह काम करती है, ताकि ये यहाँ पर आकर के क्या कर सके, सारे के सारे काम कर सके। ठीक है, तो ये अब EIF3 इतनी बड़ी प्रोटीन है तो सबसे पहले कोई भी अगर बाहर से इनिशिएशन फैक्टर आता है तो उसकी इंटरेक्शन किससे होगी। जैसे अपन यहाँ पर अब mRNA को पकड़ करके लाते हैं, तो mRNA को जैसे ही पकड़ के यहाँ पे लाएंगे, ये mRNA जो है इसकी जो EIF4G प्रोटीन है वो सीधे किससे इंटरेक्शन में आ जाती है, EIF3 के साथ में इंटरेक्शन में आ जाती है। EIF4 के साथ में इंटरेक्शन में आ जाती है। ये पहले से एक कॉम्प्लेक्स बन गया था अपना, इसके अंदर क्या क्या है, तो ये वाला यहाँ पर बंधा हुआ है एक, इसके साथ में बंधी हुई है दूसरी, और इसके अलावा और कौन सा ले हैं, ये वाला नहीं, ये थर्ड। ठीक है, ये तो हो गया अपना EIF1, ये हो गया अपना EIF वन ए, एंड ये हो गया अपना EIF3। तो ये सारे के सारे यहाँ पर फैक्टर्स बाइंड रहते थे। इसके अलावा यहाँ पर एक और प्रोटीन बाइंडेड थी, वो थी अपनी EIF5। ये EIF5 बाइंड हो गई। इसके बाद जैसे ही यहाँ पर ये वाला कॉम्प्लेक्स पूरा बन जाता है 43S वाला, तो यहाँ पर mRNA आके बाइंड होता है, mRNA आगे बाइंड होगा, इसकी जो एंट्री सब यूनिट और एग्जिट वाली से निकाल दिया जाएगा, और इसके जो पूरे के पूरे और अदर कॉम्प्लेक्सेस है जो इसके साथ जुड़े हुए हैं 5 प्राइम एंड के ऊपर, वो यहाँ पर इसके साथ में बाइंडेड ही है अभी तक, वो इसके साथ में क्या है अभी तक जुड़े हुए हैं। जैसे EIF4G, 4E, 4A और 4B, ये सारे के सारे क्या है अभी तक जुड़े हुए हैं। फिर ये सारा कॉम्प्लेक्स जब बन जाता है, जब ये सारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तब ये ना आगे की तरफ खिसकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 प्राइम एंड के ऊपर ही यहाँ पर AUG साइट नहीं होती, स्टार्ट कोडॉन वाली साइट नहीं होती है, वो थोड़ा डाउन स्ट्रीम चलने पर मिलती है। डाउन स्ट्रीम चलने पर मिलेगी तो ये जब सारा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो बन गया है इसको अपन क्या बोल देते हैं 48S सब यूनिट या कॉम्प्लेक्स। ये 48S कॉम्प्लेक्स यहाँ पर अपना बन गया है। ये 48S कॉम्प्लेक्स जो है ये आगे मूव करता है जब तक AUG साइट इसको नहीं मिल जाती। जब तक AUG साइट नहीं मिल जाती तब तक ये मूव करता है। इस वाली प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, स्कैनिंग। इस वाली प्रोसेस को अपन क्या बोल देंगे, स्कैनिंग। इस प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, स्कैनिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो आगे चल के ये क्या कर रहा होता है, स्कैन करवा रहा होता है, स्कैन कर रहा होता है। स्कैन करने के बाद जैसे ही AUG साइट P साइट के ऊपर एंटर करती है, P साइट के ऊपर जैसे ही एंटर करेगी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब tRNA इस कॉम्प्लेक्स के साथ ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि साथ ही जुड़ा हुआ था तो tRNA इसके साथ साथ चले जा रहे हैं। जैसे ही उसको AUG साइट मिलेगी वहाँ पर बाइंड हो जाएगा। वहाँ पर बाइंड होने के बाद वो अब जो है आगे वाली प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होने का टाइम आ चुका है। जैसे ही यहाँ पर tRNA बाइंड हो जाता है उसके बाद में ना यहाँ पर tRNA की बाइंडिंग के बाद जो है सारे के सारे जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, अब ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स जितने भी है ये यहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं। EIF4B और EIF5B और लार्ज सब यूनिट जो है ये आते हैं और इनकी एंट्री के साथ में यहाँ पर से जो सारे के सारे जितने भी इनिशिएशन फैक्टर्स थे, EIF1, EIF1A, EIF2, EIF2B, EIF3, EIF4G, 4E, 4A, 4B, ये सारे के सारे जो है यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, यहाँ से एग्जिट मार लेते हैं। ठीक है,
ये जैसे ही एग्जिट मारेंगे यहाँ पर जो है स्मॉल सब यूनिट अब यहाँ पे लार्ज सब यूनिट के साथ बाइंड होने के लिए फ्री हो जाती है। इस लार्ज सब यूनिट को पकड़ के कौन लाता है? इसको पकड़ के लाता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5b। ये 5b पकड़ करके लाता है और ये भी जीडीपी में कन्वर्ट होकर यहाँ से निकल लेता है। अब बाइंडिंग किसकी रह जाती है? ओनली स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट यहाँ पे जुड़ चुकी है। अब जैसे ही स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट जुड़ चुकी होती है तो आगे इलोंगेशन वाली प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं हम। तो इलोंगेशन की प्रोसेस के लिए क्या होता है? पहले तो अपन बात करें जैसे कुछ एक्सेप्शन भी पाए जाते हैं, जैसे IRES जो कि कुछ बैक्टीरियाज में पाया जाता है, ठीक है। ये IRES सीक्वेंसेस जो होती है इनके ऊपर कुछ अलग टाइप से, थोड़ा सा अलग टाइप से यहाँ पर जो है इनिशिएशन चल रहा होता है। कैसे? जैसे सब यूनिट जो है इनिशिएटेड tRNA के साथ में बाइंड हो जाती है। स्मॉल सब यूनिट जैसे ही बाइंड हो जाती है, स्कैन द mRNA टू आइडेंटिफाई AUG इनिशिएशन कोडॉन। व्हेन द AUG कोडॉन इज रिच्ड, EIF5 trigger the hydrolysis of GTP bound to EIF2 initiation factor are then released and IF5 facilitate the binding of 60S subunit to form ATS initiation complex in eukaryotic cell। जैसे ही यहाँ पर EIF की बाइंडिंग होती है, AUG जो है उसके साथ में जैसे ही रिच होता है वहाँ पर EIF5 और EIF5B तो लेके आता है किसको? GTP को। और EIF5 जो है ये लेके आता है किसको? एक मिनट यहाँ पर ये नहीं, हाँ तो अपन कहाँ पर थे? ये इसके ऊपर, ये देखो इसके अंदर जैसे वहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर सीधे के सीधे EIF4G की बाइंडिंग हो जाती है किसके साथ? mRNA के IRES के सीक्वेंसेस के साथ। वहाँ पर क्या हो रहा था? वहाँ पर 5 प्राइम कैप रीजन के साथ बाइंडिंग हो रही थी। 5 प्राइम कैप रीजन यहाँ पर नहीं होता बाइंडिंग, यहाँ पर बाइंडिंग किसके साथ होती है? IRES सीक्वेंसेस के साथ। 5 प्राइम कैप वाली जो E प्रोटीन थी उसकी बाइंडिंग की जगह यहाँ पर कौन बाइंड हो रहा है? सीधा 4G, ठीक है। ये 4G यहाँ पर बाइंड होता है और ये आगे की तरफ स्कैनिंग करवाने के लिए जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है उसके साथ बाइंड हो करके स्मॉल सब यूनिट वाले के साथ और आगे स्कैनिंग करता है। जैसे ही वही AUG के पास पहुँचेगा वहाँ पर जा कर के वापस से वही इनिशिएशन का काम हो जाएगा। बट यहाँ पर बस अंतर इतना सा है कि वो जब यूकैरियोटिक वाली बात कर रहे थे अपन, उसके अंदर नॉर्मल सेल की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है जो 4E EIF4E प्रोटीन है ये सीधे जाके बाइंड हो रही थी किससे? 5 प्राइम कैप रीजन के साथ। अब यहाँ पर 5 प्राइम कैप रीजन के साथ बाइंड ना होकर के इसके थोड़ा सा डाउन स्ट्रीम एक सीक्वेंस पाई जाती है IRES, उसके साथ में 4G जो है वो बाइंड हो जाता है, साथ में 4A को ले लेता है। ये 4A और 4G बाइंड होने के बाद ये सीधा का सीधा किसके साथ जुड़ जाता है? यहाँ पर ये जो 43S कॉम्प्लेक्स जो अपन ने बनाया था इसके साथ बाइंड हो करके आगे इनिशिएशन को काम खत्म करवाता है। इसके बाद इलोंगेशन की अपन बात करें, इलोंगेशन में जैसे प्रोकैरियोट्स में जैसा इलोंगेशन हो रहा था वैसा ही यहाँ पर होता है। जैसे प्रोकैरियोट्स में क्या चाहिए होता था हमें? इलोंगेशन फैक्टर फर्स्ट, इलोंगेशन फैक्टर सेकेंड और इलोंगेशन फैक्टर थर्ड। इलोंगेशन फैक्टर फर्स्ट को अपन बोलते थे 2, इलोंगेशन फैक्टर 2, इलोंगेशन फैक्टर सेकेंड को अपन बोलते थे TS और थर्ड को बोलते थे अपन इलोंगेशन फैक्टर G। ऐसे 2+G अपन उनको नाम दे रहे थे। अब यहाँ पर अपन ना इनको अलग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? यहाँ पर हम नाम दे रहे होते हैं इनको इलोंगेशन फैक्टर, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2, ऐसे अपन नाम इनको दे रहे होते हैं। यहाँ पर देखो क्या होता है, जैसे वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर
इलोंगेशन फैक्टर 2 जो है tRNA के साथ बाइंड होकर के उसको पकड़ के ला रहा था और पकड़ के ला के यहाँ पर बाइंड करवा रहा था। यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौन करेगा वो काम, यहाँ पर EIF1 अल्फा जो है ये tRNA के साथ बाइंड होता है GTP के साथ और इसको लेके आता है। यहाँ पर EIF1 अल्फा GDP की फॉर्म में कन्वर्ट होके निकल लेता है और tRNA को बाइंड करवा देता है कहाँ पर, ए साइट के ऊपर, ए साइट के ऊपर बाइंड करवा देगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो GDP की फॉर्म में निकला है इसको वापस से GTP की फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के लिए इसको वापस से GTP की फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के लिए यहाँ पर एक मैकेनिज्म चल रही होती है। जैसे ये देखो, ये रहा, यहाँ पर क्या होगा कि EIF अल्फा EIF1 अल्फा जो है ये जब GDP की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको वापस से GTP में कन्वर्ट करवाया जाता है। किसके द्वारा, EIF1 बीटा गामा। EIF1 बीटा गामा जो है ये यहाँ पर जैसे वहाँ पे TS काम कर रही थी, टस काम कर रही थी, वैसे यहाँ पर ये काम करती है। ये क्या करेगी, ये जैसे ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह काम करके GTP को, अपना GTP इसको डोनेट कर देगी और GDP यहाँ से रिमूव करवा देगी। ठीक है, तो ये एक्टिव फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से tRNA के साथ बाइंड होगा, tRNA के साथ बाइंड होकर के उसको वापस से लेके जाएगा ए साइट के ऊपर। ए साइट के ऊपर जैसे लेके जाएगा उसका रिकॉग्निशन होगा, उसको आगे ले जा करके जो पी साइट है उसके ऊपर ट्रांसफ़र करवाया जाएगा और ट्रांसफ़र करवाए जाने के बाद उसको वही जो पहले वाला tRNA है उसको ई साइट से रिमूव करवा दिया जाता है, दूसरा नया आके ऐड होता है, वही सारा काम आगे यहाँ पे चलता रहता है। ठीक है, अब पीछे वाले पे आते हैं अपन। ये तो हो गया पहले वाले की बात, जो मतलब अपन ने क्या किया, यहाँ पर EIF1 अल्फा GTP के साथ आया, tRNA को पकड़ के लाया और यहाँ पर बाइंड करवा दिया इसने ए साइट के ऊपर। अब जैसे ही ए साइट के ऊपर बाइंड होगा फिर आगे वाली प्रोसेस क्या होती है, वही जैसे वहाँ पर हो रही थी, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस वाले का सी सिरा जो इधर वाला मिथ्योनिन है इसका सी सिरा इसके एन सिरे के साथ बाइंड हो जाता है और इसके एन सिरे के साथ जैसे ही बाइंड होता है यहाँ पर मिथ्योनिन जो है उसका एन सिरा बाहर की तरफ ओपन हो जाता है और एलेनिन के साथ जुड़ गया है। जैसा कि यहाँ पे मान लो, यहाँ पे अगला वाला जो अमाइनो एसिड था वो क्या था, एलेनिन, तो एलेनिन के साथ इसका मिथ्योनिन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही ये ऐड हो गया, अब यहाँ पे क्या करवाना होता है, हमें आगे ट्रांसलोकेट करवाना होता है। अगर हम आगे ट्रांसलोकेट नहीं करवाएंगे तो ए साइट फ्री नहीं होगी और ए साइट फ्री नहीं होगी तो आगे वाला जो tRNA है वो कैसे बाइंड हो पाएगा, आगे वाला tRNA बाइंड नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे आगे वाला काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको आगे ट्रांसलोकेट करवाएंगे। आगे ट्रांसलोकेट करवाने के लिए एक फैक्टर होता है जिसका नाम है EEF यूकेरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर, EEF2 यूकेरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर, EEF2 GTP के साथ आता है और GDP में कन्वर्ट होकर निकल जाता है। यहाँ पर जो GDP को काम में लेता है वो काम में लेता है किसके लिए, इसके ट्रांसलोकेशन के लिए। राइबोसोम की पूरी सब यूनिट को क्या करेगा, आगे ट्रांसलोकेट करवा देगा जिससे कि इसकी ए साइट फ्री हो जाएगी और ए साइट के ऊपर जो tRNA था वो पी साइट के ऊपर, पी साइट के ऊपर था जो ई साइट के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ऐसी पूरी की पूरी प्रोसेस जो है इसको अपन क्या बोल देंगे, ट्रांसलोकेशन। यहाँ पर चलो ठीक है, अब एक बार फिर से वापस से अपन इलोंगेशन को रिवाइज कर लें। यहाँ पर 3 फैक्टर काम में आ रहे हैं। 3 फैक्टर कौन कौन से, EEF1 अल्फा यूकेरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा, यूकेरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर बीटा गामा 1 बीटा गामा एंड यूकेरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2। ऐसे 3 फैक्टर काम में आ रहे हैं। 3 फैक्टर्स में से जैसे वहाँ पर अपन बात करें प्रोकैरियोटिक वाली, तो वहाँ पर क्या काम आ रहे थे, यूकेरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2, इलोंगेशन फैक्टर टस और इलोंगेशन फैक्टर जी। वहाँ पर जो काम 2 कर रहा था, 2 क्या कर रहा था, GTP के साथ बाइंड होके आता था और tRNA को पकड़ के लाता था, tRNA को ए साइट के ऊपर बाइंड करवाने में हेल्प कर रहा होता था। ठीक है, वैसा ही यहाँ पर कौन कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है यूकेरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर फर्स्ट अल्फा 1 अल्फा। ये क्या करेगा, ये tRNA को पकड़ के लाएगा और बाइंड करवाएगा ए साइट के ऊपर। ए साइट के ऊपर बाइंड करवाने के बाद यूकेरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा यहाँ से रिमूव हो जाता है
यहाँ रिमूव होने के बाद इसको बाहर की तरफ ले जा करके यहाँ पर एक साइकिल चलाया जाता है। इस साइकिल को अपन क्या बोल रहे हैं, ये रहा, रिक्रूटमेंट ऑफ यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा। कैसे होगा रिक्रूटमेंट या रीजनरेशन ऑफ रीजनरेशन ऑफ यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा। इसका रीजनरेशन कैसे होता है, यहाँ पर यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 बीटा गामा आ करके अपना जीटीपी इसको देता है और इसका जीडीपी वहाँ से रिमूव करवाता है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड को एक्सचेंज करवाता है। एक्सचेंज करवाने के बाद ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको आगे वापस से टीआरएनए के साथ बाइंड होने के लिए फ्री छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है, ट्रांसलोकेशन किसकी हेल्प से होता है, ट्रांसलोकेशन होता है यहाँ पे यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2। यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 जो है यहाँ पर जीटीपी के साथ बाइंड होके आता है और इसके साथ जो जीटीपी बाइंडेड है इसकी जो एनर्जी है वो काम में आ जाती है किसके, ये राइबोसोम है, इसको आगे की तरफ ट्रांसलोकेट करने के लिए, इसको आगे की तरफ ट्रांसलोकेट करने के लिए काम में आ जाती है। इसके बाद अपन बात करें, ये तो हो गया अपना क्या, इसका रिक्रूटमेंट। उसके बाद इलोंगेशन कंप्लीट। इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ रिलीज फैक्टर्स, जैसे कि वहाँ पर आ रहे थे, वहाँ पर रिलीज फैक्टर्स आ रहे थे सारे के सारे, जैसे रिलीज फैक्टर 1, रिलीज फैक्टर 2, रिलीज फैक्टर 3, ऐसे 3 फैक्टर्स वहाँ पर आ रहे थे। वैसे यहाँ पर भी क्या होता है, कुछ रिलीज फैक्टर्स आते हैं और रिलीज फैक्टर्स आकर के क्या करेंगे, वही ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसको ब्रेक करवा देंगे, इस पेप्टाइड को रिलीज करवाते हैं और इसको रिलीज करवाने के बाद ये यहाँ से खुद भी रिमूव हो जाता है, जिसके कारण राइबोसोम का फर्स्ट, राइबोसोम की जो दोनों सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, ये भी यहाँ से क्या हो जाएगी, डिसोशिएट हो जाती है और टीआरएनए भी साइटोप्लाज्म में छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो कि यहाँ पर चल रहा होता है। यहाँ पर रिलीज फैक्टर जो होते हैं ना, उनकी भी 2 क्लास होती है, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड। क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड 2 अलग अलग टाइप की क्लास होती है। ठीक है, जो दोनों के दोनों क्या काम में आते हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर यूकैरियोटिक जो इलोंगेशन है, यूकैरियोट्स में जो प्रोटीन का सिंथेसिस चल रहा है, ट्रांसलेशन जो चल रहा है, उसको टर्मिनेट करवाने के लिए काम में आती है। यहाँ पर जैसे अपन बात करें कि इसके अंदर स्टॉप कोडोन क्या क्या होते हैं, इसके अंदर भी स्टॉप कोडोन क्या होंगे, यू लिख लेते हैं। इसके अंदर भी स्टॉप कोडोन क्या क्या होते हैं, फर्स्ट तो हो गया यूएजी, सेकंड हो गया यूजीए, एंड लास्ट में हो गया अपना कौन सा वाला, यूएजी, यूजीए और यूएए। ये 3 टाइप के स्टॉप कोडोन यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, तीनों टाइप में से कोई भी एक स्टॉप कोडोन जैसे ही यहाँ पर आएगा तो इसको रीड करते ही, जैसे ही ए साइट के ऊपर आया, ए साइट के ऊपर इसको रीड किया, रीड करवाते ही ये जो रिलीज फैक्टर है, ये रिलीज फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट हो करके इस पेप्टाइड बॉन्ड को यहाँ से तोड़ते हैं। ये जो एस्टर बॉन्ड बना हुआ है टीआरएनए और अमाइनो एसिड के बीच में, इसको यहाँ से ब्रेक करवा दिया जाता है और ब्रेक करवा करके पेप्टाइड को रिमूव करवा दिया जाता है। रिमूव करवाने के बाद ये जो टीआरएनए और रिलीज फैक्टर है यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। इनके रिमूव होने के कारण यहाँ पर जो है राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट की डिसअसेंबली हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर होता है। ठीक है, तो आज के लिए अपन ने क्या क्या देख लिया, यूकैरियोट्स में इनिशिएशन, यूकैरियोट्स का इलोंगेशन एंड यूकैरियोट्स का टर्मिनेशन, ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन। ये अपना आज जो है यूकैरियोट्स में सारा का सारा प्रोटीन का सिंथेसिस जो आज अपन ने खत्म कर लिया है। आज के लिए इतना ही देखते हैं, बाकी का जो है वो अपन देखते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।